आदिल साहब, ये मामला शुरू हो गया है। इस पर आज जो इजराइल के वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हम ये दिनों तक 2 हफ्ते तक जारी रख सकते हैं। ईरान का रिस्पांस भी यही है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा और हम भी एक तवील जंग से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये मामला कहाँ जाएगा? क्या जल्द खत्म होने के इम्कानात हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही ये मामला अभी शुरू हुआ। आपसे भी पहले बात हुई, आप भी जानते हैं कि ये मामला जो है एक तो तवील है, लेकिन पिछले हमने गुज़िश्ता कई महीनों में उसी की जो हमने हरकतें देखी, जो हमने चीज़ें देखी, उसी तसलसल की एक कड़ी है। और इसकी में कमी आने की तो बिल्कुल मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है। सवाल ये है कि इसमें जो बढ़ावा आएगा वो किस किस्म का आएगा, क्योंकि हर मूव के बाद इजराइल ने उसको एक तरह से एस्केलेट कर दिया। पहले हम डायरेक्ट अटैक नहीं देखते थे, फिर हमने डायरेक्ट अटैक देखे, फिर हमने असैसिनेशन देखी, टारगेटेड असैसिनेशन, सेल फोन फट जाना वगैरह, फिर हमने टारगेटेड जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक देखी, और अब हमने पहली बार जदीद दुनिया में ये देखा कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया गया। आज अगर आप ग्रॉसी साहब की स्टेटमेंट सुने, जो IAEA के हेड हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। सो ये एस्केलेशन जरूर होगी। अब सवाल जो है स्ट्रेटेजिक, देखिए बहुत सारी चीजें तो बड़ी क्लियर है कि इजराइल पहले से बता चुका था करेगा, अमेरिका को बता चुका था, अमेरिका ने या इजराइल को रोका नहीं या उनकी शय दी। इन आइदर केस इट इज वेरी क्लियर कि वो जो है सारी चीजें क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। इन अ वे जो हमने पिछली 2-3 चीजें देखी, उसमें जब आपसे भी बात हुई दूसरों में, तो हम कहते थे कि जी बड़ी रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उस रिस्ट्रेंट का कोई फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ। इजराइल को इस वक्त ईरान जो है वो बहुत कमजोर नजर आता है, उसके हमायती भी कमजोर है, ईरान के अंदर भी सियासत कमजोर है। तो अब सवाल ये है कि नाउ वेयर इज ईरान। एक चीज हमने नई चीज जो देखी वो ये कि पिछले 12 घंटे में आपको एक सोशल मीडिया वगैरह पे एक स्पाइक नजर आई है कि रजा पहलवी जो हैं, जो बादशाह थे, उनके जो साहबजादे हैं, उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई। अमेरिकन सदर ने कहा एम्पायर ऑफ पर्शिया, ईरान का जिक्र नहीं किया, पर्शिया का किया। जो इजराइल का ये जो अटैक है, इसका जो नाम है राइजिंग लायन। लायन आपको याद होगा ईरान का जो पुराना झंडा होता था, इंपीरियल झंडा, उस पे होता था। तो एक तरह से नजर ये आ रहा है कि एक प्रेशर पड़ेगा, रजीम चेंज आप कह लें, विद इन ईरान। और शायद वो रजीम चेंज वाले या ये बड़ी ताकतें ये समझती हैं कि सीरिया की तरह इस वक्त ईरान इतना कमजोर है कि शायद उसको टॉपल किया जा सके। एक बहुत मुख्तसर, ईरान के पास क्या ऑप्शन है, या वो जो है अमेरिका की इंस्टॉलेशन पे जैसे उसने थ्रेट किया था अटैक करे, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, ना सिर्फ अमेरिका के लिहाज से बल्कि इस लिहाज से कि वो इंस्टॉलेशन जो हैं वो दूसरी मिडल ईस्ट ममालिक के अंदर हैं, कुवैत के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है। दूसरा उसके पास ये है कि वो कोई ट्रेड किस्म की गल्फ ऑफ हॉर्मूज में जो है आपको नेवल एक्टिविटी नजर आए, जिससे बहुत बड़ी एक ग्लोबल किस्म की एक इम्पैक्ट हो। और तीसरा ये है, आखिरी और सबसे अहम मेरे ख्याल में, कि अगर सवाल सारा ये है कि ईरान इज नियर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो क्या कल परसों हमें ये खबर मिलेगी कि ईरान ने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दी, राइट, और वो बाहर आ गया। इस वक्त तो ये लगता है कि दे मे बी नियर बट दे आर नॉट देयर। और अगर वो हो जाता है तो उसका जो अहमियत है वो कहीं ज्यादा होगी बनिस्बत एनीथिंग दे कैन डू इन इजराइल। सो मुझे कोई इल्म नहीं है कि इनमें से क्या होगा, लेकिन इस वक्त जो चेस बोर्ड के सारे मोहरे हैं, दे सजेस्ट कि इसमें कमी की गुंजाइश नहीं है, और जिस तरफ भी जाएगी ये गेम ज्यादा खराब हो सकती है। और आप ये दुरुस्त कह रहे हैं, जब मैंने पहले कहा कि आज ये शुरू हुआ है और आपसे भी इस पर पे बात होती रही, खासतौर पे पिछले 15-20 महीनों में तो हमें ये लग रहा था कि शायद ये किसी वक्त भी जंग जो इजराइल ने हमला किया गजा के ऊपर और इसके बाद ये सारा मामला मशरिक़ वस्ता में फैल सकता है। अब आपको लग रहा है कि ये इजराइल और ईरान ही रहेंगे इसमें, या ये मशरिक़ वस्ता के लिए भी बड़ी खतरनाक बात है इस वक्त? यकीनन खतरनाक है, यकीनन खतरनाक है। एक हमने दूसरी जंग अजीम के बाद जो जंगें देखी वो मुख्तलिफ हैं। एक तो उनमें आप देखें ना, कोई जीतता नहीं है, कोई जंग नहीं हुई दूसरी जंग अजीम के बाद जिसमें आप कह सकें ये वाजे एक विक्टर है। एक नई स्टेबिलिटी आ जाती है, कहीं कोई रजीम चेंज हो जाती है, लेकिन वो जो था ना कि एक मुल्क पे दूसरे ने फतह कर लिया और उसको खत्म कर दिया, वो वाली चीजें तो रही नहीं। दूसरा हमने ये देखा कि जो जंग में नहीं भी मुब्तला होता है उसके, क्योंकि आपके कनेक्शन इतने ज्यादा है। कतल की माजरत, यहाँ पे भी शायद इजराइल का हदफ ये तो नहीं होगा कि हमने काबिज हो जाना है ईरान के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये तो दिखाना है कि मिडिल ईस्ट में हम ही एक पावरफुल ताकत है जो जब चाहे जिस पर चाहे हमला कर सकते हैं।
और अगर वो सीरिया का मॉडल देखते हैं तो मेरे ख्याल में इजराइल का हदफ और शायद अमेरिका का भी, उनकी सोच ये है कि ईरान इस वक्त इतना कमज़ोर है सियासी तौर पे भी और फौजी तौर पे भी, कि उस रजीम को टॉपल कर देना जो है वो आसान है। और उस रजीम को टॉपल करने का मतलब ये हो सकता है कि या आप वापस जो है बादशाहत या उस वो वाले जो लोग हैं जो निकाले गए थे उनकी कोई ग्रोह वापस आ जाए, या इन्हीं में से, क्योंकि देखें ना मुल्कों की सियासत तो मुल्कों की सियासत होती है, उसमें से कोई और ग्रो ऐसा उठ जाए और एक तरह से आपका बजाय हरीफ होने के वो एलाई बन जाए। सो ये दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि चेस गेम में लेकिन जैसे जैसे आप ईरान को पुश करते हैं तो ईरान के पास ऑप्शन जब कम से कम होते जाते हैं, लेकिन जब किसी के पास ऑप्शन कम होंगे तो सिर्फ वो ऑप्शन रह जाएंगे जो बैड ऑप्शन है, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट का हो एंड इन अ वे जो आपने देखी कि जो उन्होंने इंस्टॉलेशंस टारगेट की उससे ये लगता है कि दे प्रोबेबली नो समथिंग कि ये वैसे ही नहीं टारगेट हो गई कि इनमें कोई ऐसी टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन दैट इज द एंड गेम इन सम वेज। ईरान के लिए द रेस है कि क्या वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तक पहुंच सकता है इससे पहले कि वो टॉपल हो जाए, और इजराइल अमेरिका शायद ये चाह रहा है कि इससे पहले कि वो वहां पहुंच जाए वो उसको टॉपल कर दे। आप जब बात कर रहे हैं कि अब जो ऑप्शंस रह जाते हैं वो बैड ऑप्शंस हैं, क्या इसका ये भी मतलब है कि आप भी समझते हैं कि ईरान जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज मुकाबला नहीं कर सकता इस जंग में इजराइल का? इस वक्त तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नहीं कर सकता। और अब जो हमने टेक्नोलॉजी देखी है, देखिए ये चीज़ें निकलेंगी, ये जो सेल फोन फट जाना वगैरह है, मेरे ख्याल में इसके पीछे हमें नज़र आएंगी कि ये जो एआई किस्म की पैलेंटियर किस्म की कंपनीज हैं, दिस इज़ अ वेरी न्यू वॉरफेयर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर मिलिटरीली होता है तो डू नॉट ऑल्सो हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में कई बार भूल जाते हैं कि मे बी ईरान की जो जियोग्राफी है उसके पास समुद्री ताकत की के मुजाहरे के लिए एक ऑप्शन मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की बहुत सारी तिजारत जो है गुजरती है, वो भी एक तरह से न्यूक्लियर ऑप्शन है। लेकिन इस वक्त तो ये है कि ईरान का असली न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन ही है। राइट। और जो ये आपने एक दो मरतबा ये बात की कि इस तरह की सूरत हाल में एक ऑप्शन फिर ये होता है कि रिजीम चेंज हो, तो इस बात के इम्कानात कितने हैं इस वक्त ईरान की सूरत हाल देखते हुए कि प्री रेवोल्यूशन एरा में चला जाए ईरान? कितने इम्कानात आपको लगते हैं रियलिस्टिकली? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि पिछले 12 घंटे में देखिए हर कार्रवाई के बाद ये जो थे ना, ये जो होते हैं जो डिसिडेंट ग्रुप्स हैं बादशाह वाले वगैरह, वो कोई बात करते थे, लेकिन इस बार जो आपको मिली है ना एकदम बहुत ज्यादा, उससे लगता है कि या उनको शय मिली है या उनके पीछे जो ताकतें हैं वो समझती हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने सीरिया में भी देखा कि एकदम जो है जब रिजीम चेंज आई तो किस तरह आई और कितनी सडनली आई। और आई विल ओनली से कि रिजीम चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो वापस चले जाएं बादशाहत पे और प्री रेवोल्यूशन के अंदर से भी तो आ सकती है ना। जब ईरान पे तय बतय ये सारे हमले होते हैं तो उसका अपनी सियासत पे भी तो असर पड़ता है ना। सो इट कुड वेल बी, मैं मुझे नहीं पता, मैं ये पेशेंट गोई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक कर रहा हूँ कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ठीक क्या हो सकते हैं, बट इट कैन आल्सो बी फ्रॉम विद इन द पोस्ट रेवोल्यूशनरी सेटअप। बहुत बहुत शुक्रिया।